स्टार्ट हो गया। हेलो ऑनलाइन वालों, देखो ये चौथा टॉपिक है, मतलब बेसिक्स का फोर्थ बैच है। जैसे हमने कहा कि जो हमारा पढ़ने का पैटर्न है सर जो रहेगा उसमें हम 4 सब्जेक्ट्स को लेके चलेंगे। एक हिस्ट्री को, एक ज्योग्राफी को, एक पॉलिटी को, और आप इकॉनमी या इकोनॉमिक्स जो चाहो बोल दो। 4 विषय आपके ये चलेंगे, ठीक। एक आप इसमें से आप कोई भी 2 बैच चूज करके, कोई भी 2 जो आपके पार्ट बचते हैं वो नेक्स्ट 3 to 4 मंथ में हम कंप्लीट कर देंगे। एथिक्स है ना, से लेकर के जो भी जो है आपका। और देखो है क्या कि हिंदी मीडियम में भी हमारा मानना है कि कोर्स 9 से 10 महीने में ख़त्म होना चाहिए। ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि एक स्टूडेंट जो हम लोग भी थे तो हमारा जो जोश होता है ना वो 2 साल का होता नहीं है। वो जो कंसिस्टेंसी आप बना सकते हो, जोश जुनून में पढ़ सकते हो, वो 9, 10, 11, 12 महीने में तो फट जाता है सब। 12 महीना इसीलिए ना हर क्लास को बनाया गया। ध्यान से देखो, कक्षा 1 से 2 में कितने दिन बाद आए थे? 12 महीने के बाद। तो जिसपे बड़े बड़े शिक्षाविदों ने, मनोवैज्ञानिकों ने विचार किया कि वो मैक्सिमम टाइम फ्रेम कौन सा है जिसमें आप परफॉर्म कर सकते हो, तो 12 महीने का ही होता है। यूपीएससी भी एग्ज़ाम हर साल होता है इसीलिए, तो ये पीरियड है। और जिनकी भी एज होगी वो 23 को निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब आप 2-2 करके करोगे तो पहले ये 4 एरिया करोगे। देखो हमने जो महसूस किया एज अ टीचर, एज इंस्टीट्यूशन, जो भी हमारा करियर रहा, उसमें प्रॉब्लम बस इतनी सी है कि जैसे जो भी पेपर आया, ये निबंध है, फॉरेस्ट आर द बेस्ट केस स्टडीज फॉर इकोनॉमिक एक्सेलेंस। आर्थिक समृद्धि हासिल करने में मामले में वन सर्वोत्तम प्रतिमान हैं। और पोएट्स आर द एक्नॉलेज्ड अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर ऑफ द वर्ल्ड। अब हो सकता है यार कोई कमज़ोर विषय का आदमी बोले कि ये हमारे विषय से कहीं आए हैं, या जहाज बंदरगाह के भीतर सुरक्षित होता है परंतु इसके लिए तो वह होता ही नहीं है। छप्पर मरम्मत करने का समय तभी होता है जब धूप खिली हो, आप उस नदी में नहीं दोबारा। आपको लग रहा है कि इसमें कविता लिख दोगे, आपको लग रहा है ये कहीं कुछ कहानी है। ये जितने भी निबंध हैं सब नियो लिबरल हैं, सब ये उदारवाद, नौ उदारवाद से संबंधित हैं। अगर आप इसमें से कहीं ऐसी कहानी लिखने की आपने कोशिश की, या अगर आपने इसको ढीला ढाला सोचा, तो नंबर आएगा नहीं। ये मूल रूप से इकोनॉमिक्स के रिजल्ट, मैक्सिमम जो ऐसे हैं वो इकोनॉमिक्स के बेस पे हैं। आर्थिक समृद्धि हासिल करने में मामले में वन सर्वोत्तम प्रतिमान होते हैं। तो यहाँ जब आप वन को देखो तो वनों में बहुत सारे पेड़ पौधे ऐसे ही पनपते हैं ना। हम कहते हैं कि इसको छुओ मत। हम जब बायोस्फीयर भी बनाते हैं तो हम कहते हैं बीच में एक ऐसा एरिया रखो जहां इंसान ना जा पाए। जहां पे इंसान आता है वहां मैप बनाते हैं, मैन इज बायोस्फीयर, ऐसे प्रोग्राम डिजाइन करते हैं। और एडम स्मिथ ने जब लेजरस्फीयर कहा था तब क्या कहा था कि हस्तक्षेप, छुओ मत। पूंजीवाद क्या है? बिना हस्तक्षेप के बढ़ना है। नौ उदारवाद क्या है? मिल्टन फ्राइडमैन ने क्या बोला? सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स पूरा हमने पढ़ा। आप लिखिए, अगर वो 150 नंबर का निबंध रखेगा तो आपको 120 देगा, क्योंकि उसे भी पता है वो पूछा क्या जा रहा है। इसमें वन अर्थव्यवस्था लिखे कि वनों में आप अमरूद लाए, अमरूद ला के बेच लिए। ये सब निबंध नहीं है। ये कवि संसार के अधिकृत रूप से मान्य विधायक होते हैं। तो ये देखो, एक दिमाग में ऐसा आएगा कि विधायक अगर कोई है तो विधायक का काम क्या है? भाई जनता की आवाज को उठाना,
पार्लियामेंट ले जाओ, चाहे विधानसभा ले जाओ, उस पे नीतियां सुधरवाओ, और कवि का काम क्या होता है, उसी पे कविता लिख करके, अच्छा ऐसा हमको लगा। लेकिन क्या सारे कवि यही हैं कि चंद वरदाई भी थे? कि चंद वरदाई भी थे? और फिर क्या ये काम बाकी लोग नहीं करते? ये जो समाज सेवी लोग हैं वो लोगों की बातों को नहीं पहुंचाते कि नहीं पहुंचाते? अन्ना हजारे कवि थे, पहले कविता लिखे थे, 4 उपन्यास पब्लिश हुए। अरविंद केजरीवाल जब परिवर्तन चलाते थे, जब आरटीआई पे ये लोग लड़े, तो पहले इन्होंने क्या किया? पहले कविता लिख के आलाप करते थे। ये समझना बात है। जब आप देखो, अब आपका निबंध ओपन होना शुरू होगा, तो ये वहां का निबंध नहीं है जहां से सोच रहे हो, क्योंकि वहां से जाओगे तो एक विमी हो जाएगा, वन डायमेंशन में चलने लगा। 4 कवि लाए, कहे सन 77 में जब जनता सरकार आई और ऐसे आई तो फिर सिंहासन खाली करो जनता, ये सब यार इस पे नंबर नहीं आता। बता, इस विधायन का दौर गया। याद रख लो, आपसे वही अपेक्षा की जाती है जो आपसे काम करवाना है। डीएम अब आज के दौर में बनोगे, ये दौर अंबानी और अडानी का है, ये समझ लेना। जेफ बेजोस आता है और भारत में कहता है, दुनिया कह रही है 21वीं सदी जो है वो भारत की है, और इसके प्रशासक किसे बनना है? आपको बनना है। तो आपको वो माइंड सेटअप चाहिए जिस पे एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत है, प्रशासन की जरूरत है। वो नहीं हाथ डाले और बन गए साहित्यकार, जेब में शुरू हो गई कविता कहानी। ये मजाक का दौर नहीं है। अगर आईएएस बनना है तो मांग आपको पता होनी चाहिए। ये नए उद्योगपति पैदा हो रहे हैं, यूनिकॉर्न सुना है आपने, हर हमेशा नया आ जाता है। तो आपको समझना पड़ेगा कि नया प्रशासक कैसा चाहिए भारत का। ये 10, 11, 12 साल के बच्चे हैं अभी, ये दूसरे स्तर पे हैं। तकनीकी ने दुनिया बदल दी है। इकोनॉमिक्स में सवाल भी आए हैं, और वैज्ञानिक इतिहास, वैज्ञानिक मनुष्य के रूमानी मनुष्य पर विजय हासिल करने का सिलसिला है। ये तो हम बहुत बात करते हैं कि इमोशन पे नहीं जाना है। तो इकोनॉमिक्स जो है, जब हम पढ़ते हैं तो हम सोशियोलॉजी पढ़ोगे तो दिल में दर्द होगा, इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो अगर याद हो वही वाक्य है वो। और चाहो तो इसको लिटरेचर में ले जा सकते हो। जब यूरोप में बहुत ज़्यादा औद्योगिकरण हुआ और सब बड़ा दुनिया के आई, तो फिर ये भी बताया है क्लास में, तब वहाँ रोमांटिसिज्म आया। और मैंने बताया भी है, अगर बूमरैंग हो गए, कि भारत का छायावाद तो नकली छायावाद है जिसमें जयशंकर प्रसाद कामायनी लिख रहे हैं। अरे छायावाद की जरूरत तो तब आती है जब इस स्तर की पीड़ाएं उभरें, जरूरत हो। जब आप 12-12, 14-14 घंटे काम करके थक जाओ, रिश्ते निभरने लगे, आप पूरी तरीके से मशीन हो जाओ, तब आप कहो कि यार हमें कुदरत की ओर भी देखना चाहिए, नदियों में भी खूबसूरती देखनी चाहिए, हवाओं में नरमी महसूस करनी चाहिए। कि 16 घंटे सो के उठे हैं और बालकनी में आए और बारिश का पानी देख रहे हैं, ये व्यवस्था नहीं है। क्योंकि अगला निबंध वही है कि जहाज बंदरगाह के भीतर सुरक्षित होता है 14 घंटे सोने में, परंतु इसके लिए वह तो होता ही नहीं है। और ये असुरक्षा इनसिक्योरिटी जो है, वो किसका मूल गुण है यार? पूंजीवाद। असुरक्षा और प्रतियोगिता, यही तो 2 शब्द हैं जिस पे पूरा टिका हुआ है। जो सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स पैदा हुआ 1970 के दशक में, अगर ना हो तो पीछे की उठाइए रिकॉर्डिंग और देख लीजिए, अभी हमने पीछे के बैच में पढ़ाया है।
वही मिल्टन फ्रीडमैन है, वही हायक है। वो पोल साइंस में भी पढ़ोगे, इसलिए पॉलिटिकल साइंस खूबसूरत विषय है, उसमें आपको आधार मिलेंगे। तो हम जहां से चीजों को खोजने की कोशिश करेंगे वहां वो चीजें हैं नहीं। देखो ये समझो, हमेशा मांग पूर्ति का मुद्दा है, आपसे वही आशा की जाएगी जो काम आपको करना है। और ये कोई बहुत बड़ा ज्ञान नहीं है बेटा, ये तो आप भी अगर यहाँ खड़े हो या कोई संगठन बनाओ, आप भी एक कोई काम करो या घर में खाना बनाने का काम भी शुरू करो, तो आप जो दाल बना सकता है उससे दाल ही बनवाओगे। अगर आपने ऐसा काम किया कि जो माँ हमारी खाना बना सकती हैं, उन्हें हमने बाहर का काम दे दिया और पिताजी को चूल्हे पे लगा दिया, विश्वास कर लो ऐसा खाना हमने कभी जीवन में पहले कभी खाया नहीं होगा। तो सही व्यक्ति सही जगह पे पहुंचे, इसी के लिए एग्जाम होते हैं, परीक्षाएं होती हैं, और कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। ये हमेशा एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि देखो, हिंदी मीडियम में एक जगह दिक्कत कहां आती है, मैं आपको बता रहा हूं। समस्या सिर्फ इतनी सी है कि बच्चा मेहनती ज़्यादा है, बच्चा अच्छा ज़्यादा है, बच्चा भावुक ज़्यादा है। बोला ना, ये दौर भावनाओं का नहीं है, इस पे वैज्ञानिक मनुष्य चाहिए था जीत के लिए। आप भावनाओं वाले पड़ जाते हो, और उसमें ये YouTube के नाच गाने वाले इतने लोग पैदा हो गए हैं ना इस बाजार में, ये पता नहीं क्या क्या ये क्या कहानी सुनाते हैं। ये जो नाटक है वो बच्चे को भटका दे रहा है, जबकि भाई आपके पास सोर्स सीमित है, आप चीज़ों को पढ़िए, चीज़ों को समझिए। जैसे आपसे कहा जाए कि आपकी दौड़ की परीक्षा है, तो आप क्या करोगे? रोज कोच बदलोगे कि दौड़ोगे? दौड़ोगे। तब तो आप YouTube पे भाषण सुन के नहीं सोर्स मांगते हो, सर दौड़ने के लिए बाएं पैर पहले रखें कि दाएं? दाएं मतलब कहाँ से शुरू करूं सर, आधा झुकूं कि पूरा झुकूं? तो गुरुजी बताए थे, देखिए दौड़ने के लिए सबसे पहले बाएं कदम को 45 डिग्री पर। यार ये कहानी हमें नहीं चाहिए। इस व्यवस्था में हमें बड़ी जगह चाहिए जिसके लिए आप पैदा हुए हो, जिसके आप हकदार हो, कि नहीं? और देखो, जितनी बड़ी आप जगह चाहते हो उतनी ही मेहनत आपको करनी पड़ेगी। आप 100 ग्राम के डंबल उठा करके बॉडी बिल्डर नहीं बन सकते हो। उसके लिए आपको वजन उठाना ही पड़ेगा, और यही पुस्तकों का है। ये एक बड़ा सवाल है कि आपको उस स्तर तक लाया कैसे जाए, इसीलिए हमने ये डिजाइन की है। जब आप इन विषयों को गहराई से समझ जाओगे, इसकी भाषा आपके लिए समस्या नहीं रहेगी, ये आपको बेहतर तरीके से समझ में आएंगे, तब हम आपको यहां स्टेज 1 और 2, स्टेज 1 में हम आपको सेम टीचर, देखो ये कितनी रिक्वेस्ट करनी पड़ी है मुझे व्यक्तिगत रूप से, नहीं कोई शिक्षक, बड़ा शिक्षक एनसीईआरटी नहीं छूता है, वो बस इजी है जहां 20-20 साल का एक्सपीरियंस आदमी जो लाखों लाख पढ़ा चुके हैं आपको एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं। और क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि पहले आपकी भाषा मजबूत हो जाए, उस विषय के संदर्भ में समझ हो जाए, फिर हम इस पूरे विषय को नेक्स्ट स्टेज तक आपको डेवलप कर रहे हैं, जिसको हम एडवांस कह रहे हैं। जब आप इस लायक हो जाओगे, इतना आप समझ लोगे, तब हम एक और दुनिया आपको दिखाएंगे। जैसे जो मैं अभी बोल रहा हूं हो सकता समझ में ना आए, लेकिन आप मेरी जगह खुद को रखो, आप क्या करोगे? आप वो बोलोगे कि जो आपको समझ में आए। अगर आपको एक बच्चे की जिम्मेदारी मैं दे दूं और कहूं कि इस बच्चे को कुछ बनाना है, तो आप उसको जो सच में कठिन चीजें हैं वो शुरू में बताओगे कि नहीं बताओगे, कि उसको झूठी दुनिया में रखोगे? एक राजा होगा, एक रानी होगी, हवाएं होंगी, ऐसे सपने हमने बचपन में देखे। हाँ,
हमने तो, हमारे घर वालों ने ऐसी दुनिया भी बताई जहां खूबसूरत परिवार भी होते हैं और मियाँ बीबी के रिश्ते अच्छे भी होते हैं। बाद में आने के बाद पता चला कि कुछ गड़बड़ था। बाद में पता लगा। तो उन ख्वाबों से थोड़ा सा निकलने की ज़रूरत है हमको। तो देखो, अगर मैंने ऐसा कुछ बोला हो जो समझ में ना आया हो तो आएगा, उसके लिए निश्चिंत रहिए। बस आप सही क्रम से सही तरीके से मेहनत करिए, है ना। और जो थोड़ा भी पुराने हैं, जिन्होंने कुछ कक्षाएं की हैं, आप उनसे जाके पूछिए। ठीक है, लोग हमें इस बात पे कभी कह सकते हैं कि बेमतलब ऐसा कर दिए, बेमतलब ऐसा हो गया, वो इमोशनल रिलेशनशिप का मैटर हो सकता है। ये नहीं आ सकता कि आप, बच्चा ये कह सकता है कि पता नहीं क्या पढ़ा दिए, समझ में कम आया। इस आरोप के लिए हम तैयार हैं, लेकिन एक आदमी वो नहीं मिलेगा जो कह दे कि पढ़ाने से सवाल नहीं आया है। आपको क्या चाहिए? सवाल ही चाहिए ना। अब 100 ग्राम का डंबल चाहते हो तो वो दे दें। बाद में हमसे मत कहना। और बहुत बेहतर हो आप लोग, ये हम महसूस कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। लाइब्रेरी एक और स्टार्ट हो जा रही है, 2 3 दिन में हो जाएगी। तो क्राउड वहाँ हम कम, इस वाले में कम हो जाएगी। तो आप और एक्स्ट्रा टाइम आपको हम देने वाले हैं। जितना मन आए उतना बैठो, जितना पढ़ने के लिए बैठोगे उतना हम साथ हैं। और अगर बैठ के पिक्चर देखे ना, है ना, तो पढ़ाई करनी है। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। इकोनॉमिक्स में स्टेज 1, स्टेज 2 हिमांशु सर आपको पढ़ाएंगे, ठीक, बेस पढ़ाएंगे। और पूरा 10 की 10 यूनिट जो आपके मेंस में है वो पूरा डिस्क्राइब कर देंगे। सर खूब प्यार से आपको बताते हैं। मैं थोड़ा स्पीड में चलता हूँ, मेरी अपनी एक कुछ समस्याएं क्या होती हैं, एक चीज़ को दोबारा बताने में अब थोड़ा ऊबन सी होती है। क्योंकि होता क्या है कि जैसे ले जाना है 5 किलोमीटर दूर, अब पहले 100 मीटर में ही अरे चलो आगे रास्ते, इससे बढ़िया हाथ पकड़ के खींचो। जैसे देखो, माएँ कई तरीके की होती हैं। आपने एक माँ देखी होगी, वो हाथ पकड़ के चली जाती है, बच्चा घिसटता रहता है। मैं वो वाली हूँ। थोड़ा कैरेक्टर अलग अलग होता है ना। तो मुझे लगा उसमें कष्ट हो जाता है, इसलिए हम लोगों ने ये डिजाइनिंग की है, जो संभवतः अब तक सबसे बेहतर है। इससे बेटर कुछ पॉसिबल है नहीं। और ये सारे निबंध वगैरह ये सब चक्कर वक्कर मत पड़ना, बाकी बहुत लोग ज्ञान देंगे अभी, है ना। आप जाके देखना, 9 उदारवाद है कि नहीं है, पूंजीवाद है कि नहीं है, कि नहीं। भाई समाजवाद क्या था? समाजवाद ने कहा कि एक राज्य होगा जो स्कूल चलाएगा, एक राज्य होगा जो स्वास्थ्य देगा, एक राज्य होगा जो बस चलाएगा, एक राज्य होगा जो बूढ़ों का ध्यान रखेगा, बच्चों का ध्यान रखेगा, सबका ख्याल रखेगा। वो राज्य होगा, कि नहीं। आप सुरक्षित थे, लेकिन ये जगह आपके लिए बनी तो नहीं थी ना। तो पूंजीवाद आया, जिसमें हमको काम करना है, मेहनत करना है। तो ये जो निबंध आया कि आप घर में सुरक्षित तो हैं, ये सोशलिज्म और कैपिटलिज्म की डिबेट पे है असली में। हाँ, इसके दायरे हम बढ़ाएंगे, हम बहुत सारे उदाहरण लिख ले जाएंगे। ये नीतिगत मसला है ना, कि पिता जानता है, माँ जानती है कि बच्चा घर में है तो सुरक्षित है, लेकिन बच्चे को अगर दिल्ली नहीं भेजेंगे पढ़ने के लिए तो आईएएस कैसे बनेगा? आईएएस कैसे बनोगे आप लोग? क्या आप आते हो ये मुर्गी के दड़बों की तरह बनी हुई पीजियां, इसमें दम नहीं घुटता क्या बच्चों का? घुटता है। वो बच्चे अपने घर में ज़्यादा सुरक्षित होते हैं, उन्हें बेहतर खाना मिलता है। लेकिन आप जानते हो कि जीत के लिए
इस असुरक्षा को, इस पीड़ा को सहना पड़ेगा ना। यही व्यवस्था है। तो चाहे यहां से उठाओ, लेकिन अगर इसको समाजवाद और पूंजीवाद पे नहीं ले गए तो नंबर नहीं आएगा, क्योंकि वो जो पूछना चाहता था वो तो आपने बताया ही नहीं। क्योंकि लिखने के बाद फलसफा क्या था, मतलब फिलॉसफी क्या थी, क्यों बता रहे थे इतनी बड़ी बात? तो आप यही बता रहे थे कि 1990-91 के बाद जो हमने नीतियां उभारी, मतलब हमने अपनाई हैं, है ना, व्हाट वी हैव ऑप्टेड, जो हमने स्वीकार किया था, वो यही नीतियां हैं। नहीं जाइएगा, भारत बीजेपी डालिएगा और विकिपीडिया पे पढ़िएगा, आप देखिएगा आपको नीचे लिख रहेगा नियो लिबरल, नौ उदारवादी। ये जो नीतियां हैं जो 90 के बाद से हमारे जीवन में आई, ये सब नौ उदारवाद है। ठीक है, बाकी अब सर आपको जीरो से पढ़ाते हैं, है ना, और हम खूब मेहनत करेंगे यार। एक बार तो 10-12 महीने बैठ लो, एक बार तो जिंदगी में पढ़ ही लें, 1.5 साल 1 साल, हाँ कि नहीं? पढ़ लेना, पढ़ा जाएगा और बना जाएगा। इतना विश्वास रखिएगा कि जो कुछ इस मुल्क में सबसे बेहतर कोचिंग इंडस्ट्री में हो सकता है वो हम आपको उपलब्ध कराएंगे। इसलिए नहीं कराएंगे कोई एहसान है, इसलिए कि वो हमारा दायित्व है। और ये आप भी समझोगे, जैसे आपके पिता इसलिए नहीं देते हैं कि खाली प्यार है, बल्कि परिवार की व्यवस्था के अधीन ये पिता का दायित्व है कि वो आपको बेहतर जीवन दें। और जो पिता नहीं दिया, जो पिता नहीं दे सके, जो असफल रहे, उन पे सवाल उठा है ना। जो पिता शराब पी करके मारपीट करते हैं बच्चों के साथ, जिन्होंने पत्नियों को अपमानित किया, सवाल उन पे उठा कि नहीं उठा? इसका मतलब था ना कि उनकी इच्छा के बाहर भी कुछ था, जो शायद समाज ने आरोपित किया था कि ये दायित्व है। और यही दायित्व क्या था? वही नैतिकता थी कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, मूल्य थे, है ना। तो ये हमारा दायित्व है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको बेहतर से बेहतर दें, क्योंकि आपका बनना बहुत ज़रूरी है। और एकदम YouTube की कोई कहानी सुन करके भटकाव नहीं होना चाहिए। प्रश्न है, सवाल है यार, जो आपको पढ़ाया गया सवाल मिलाइए ना। अगर सवाल आपके पढ़ाई से सीधे सीधे मिल रहे हैं तो आप उसको देखिए। दायरा बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा ज्ञान अर्जित करने में आपको वक्त लगेगा, आप थोड़ा मेहनत लगती है आपको, तो संयम रखिए।